प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शेषराव लिम्बाजी राठौड़ आप सभी का बीए तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बीए तृतीय वर्ष का यह पंचम सत्र है और इस पंचम सत्र में अपने ऐच्छिक हिंदी का हिंदी भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 10 जिसका अध्यापन कार्य मैं करने जा रहा हूं। हिंदी भाषा इसके पाठ्यक्रम की रूपरेखा की चर्चा आज की इस ऑनलाइन तासिका में हम करने वाले हैं। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, उसका फैलाव बढ़ते जा रहा है। इस कारण हम परंपरागत शिक्षा पद्धति ज़रा दरकिनार कर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज की इस ऑनलाइन तासिका में हम हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसी है इसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम मूलतः इन 3 भागों में विभाजित हैं। प्रथम भाग है क हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत भाग क्रमांक 1 भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप। इस भाग में हम भाषा की परिभाषा यानी भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की जो परिभाषाएं दी हैं तथा उसका स्वरूप क्या है इस पर चर्चा करने वाले हैं। भाग क्रमांक 2 में भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, कुल 10-15 विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। और भाग क्रमांक 3 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में यहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, जैसे कि आदिकाल 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, मध्यकाल 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक और आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसा हुआ, इसके संबंध में यहाँ हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का पाठ्य घटक है ख, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के विविध रूप नाम का शीर्षक है। इसके अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 उपघटक हैं। इसमें प्रथम उपघटक है प्रयोजनमूलक हिंदी। मित्रों, जैसे कि विदित है कि आज हिंदी केवल बोलने के लिए या साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती, बल्कि अब वह प्रशासनिक हिंदी हो गई है। प्रशासनिक तौर पर भी इस हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। साधारणतः भाषा के जो 2 मूल आयाम हैं, एक सौंदर्यपरक आयाम और 2 प्रयोजनपरक आयाम, इन 2 आयामों के ऊपर प्रयोजनमूलक हिंदी के इस घटक में हम चर्चा करेंगे। सौंदर्यपरक आयाम भाषा का जो रूप है वह साहित्यिक भाषा से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी आदि विधाओं से इसका संबंध होता है। और प्रयोजनपरक जो आयाम होता है इसका संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं से होता है और इसका वह रूप होता है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और तकनीकी क्षेत्रों में यह प्रयोजनपूर्वक भाषा का रूप जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में आज हिंदी कुल 5 अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती हैं। एक वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के रूप में, 2 प्रशासनिक या कार्यालयी हिंदी के रूप में, 3 विधि की हिंदी के रूप में, 4 वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी के रूप में और 5 जनसंचार माध्यमों की हिंदी के रूप में। हिंदी भाषा के विविध रूप के अंतर्गत दूसरा पाठ्य घटक है राष्ट्रभाषा। मित्रों, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा होती है और किसी भी देश की मूल पहचान होती है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तब से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अपनी बखूबी भूमिका निभा रही है। इसकी चर्चा बड़े विस्तार से हम इस पाठ्यघटक में करेंगे। पाठ्यघटक क्रमांक 3 राजभाषा। जैसे कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा ही राजभाषा हो जाती है। राजभाषा साधारणतः उस भाषा को कहते हैं कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र के सरकारी कार्य के लिए या प्रशासनिक कार्य के लिए जो प्रयोग में लाई जाती हैं उसे राजभाषा कहा जाता है।
हमारी हिंदी यह पूरे भारत प्रदेश में आज राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। पाठ्य घटक क्रमांक 4 संपर्क भाषा। साधारणतः मित्रों, संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जब दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्ति जब एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते, तब जब वे तीसरी भाषा का आधार लेकर आपसी संवाद करते हैं, तब उस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत यह बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे भारत प्रदेश में आज हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इस घटक के अंतर्गत हम बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कैसे भूमिका निभाती है। अपने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ग पाठ्य घटक हैं हिंदी की स्थिति। उसके अंतर्गत भाग क्रमांक 1 में भाषा प्रौद्योगिकी की स्वरूप एवं संभावनाएं। इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भाषा प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है और उसकी संभावनाएं क्या है। पाठ्य घटक क्रमांक 2 इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति। जैसे कि मित्रों आप लोग जानते होंगे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और तब अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति कैसी रहेगी इसके संबंध में बड़े विस्तार से विवरण किया है, जिसकी चर्चा हम इस पाठ्य घटक के अंतर्गत करेंगे। और हिंदी की स्थिति के अंतर्गत पाठ्य घटक क्रमांक 3 है हिंदी की वैश्विक स्थिति। मित्रों, जैसे कि हिंदी भारत देश की राष्ट्र और राजभाषा है, ये पूरे भारत प्रदेश में बोली और समझी जाती हैं। इतना ही नहीं, आज यह हिंदी भाषा भारत प्रदेश को छोड़कर यानी बाहर के जो देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अनेक देशों में भी ये भाषा आज बोली और समझी जाने लगी है। आपसी व्यवहार इसमें हो रहा है। खास करके मॉरिशस की तो ये राजभाषा बन गई है। तो हिंदी की वैश्विक स्थिति क्या होगी, इसकी चर्चा हम इस पाठ्य घटक के अंतर्गत करेंगे। अब हिंदी भाषा इस पाठ्यक्रम के ऊपर प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, इसके संबंध में हम अब इसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रश्न क्रमांक 1 हिंदी भाषा पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। जैसे कि हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा स्वरूप, विशेषताएं तथा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का मैंने जिक्र किया था, उसके ऊपर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंक के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 हिंदी भाषा के विविध रूपों पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि हिंदी भाषा के रूप हैं प्रयोजनमूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी। यानी इन चारों उपघटकों में से किन्हीं दो पर यह विकल्प के साथ दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, जो 15 अंक के लिए होगा। प्रश्न क्रमांक 3 टिप्पणियों का होगा, जिसमें टिप्पणी क्रमांक अ यह खंड ख और खंड ग के ऊपर विकल्प के साथ पूछी जाएगी, जो 5 अंकों के लिए होगी। और टिप्पणी क्रमांक ब खंड ख और खंड ग पर विकल्प के साथ टिप्पणी पूछी जाएगी, जो 5 अंक के लिए होगी। यानी कुल मिलाकर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा आपकी 40 अंकों की प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर लिखित परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त अंतर्गत मूल्यांकन के रूप में कक्षा परीक्षाएं 2, जो कक्षाओं में घटक परीक्षाओं के रूप में प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर ली जाएगी। एक घटक परीक्षा 10 अंक की होगी और दूसरी घटक परीक्षा भी 10 अंक की होगी। और प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर एक सेमिनार लिया जाएगा, यानी परिसंवाद लिया जाएगा, जो 15 अंकों का होगा। यानी कुल मिलाकर 40 अंकों की लिखित परीक्षा और अंतर्गत मूल्यांकन के रूप में 35 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन होगा। कुल अंक 75 होगी। इसमें से आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर अपने गुणात्मक पहलुओं को दर्शाना है।